नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, चीन की सभ्यता में सबसे पहले किन राजवंशों ने शासन किया था, उन राजवंशों के बारे में हम सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले चीन पर शिया वंश ने शासन किया था। शिया वंश का शासनकाल है वो 2205 ईस्वी पूर्व से 1766 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शिया वंश को चीन का प्रथम राजवंश कहा जाता है और इस राजवंश का संस्थापक है वो यू नामक व्यक्ति था। यू नामक व्यक्ति ने चीन के प्रथम राजवंश शिया वंश की स्थापना की थी। यह वंश बेबीलोन के प्रथम राजवंश, बेबीलोन की जो सभ्यता थी उसके प्रथम राजवंश के समकालीन था और इस वंश का सर्वोच्च देवता है वो शांग टी था। इस वंश के राजा और चीन की प्रजा है वो इस समय 2205 से 1766 बीसी के दौरान सर्वोच्च देवता के रूप में सांग टी को मानती थी। शिया वंश के बाद में चीन पर 1766 से 1120 ईस्वी के दौरान सांग वंश शासन करता है और इस सांग वंश का संस्थापक है वो टांग नामक व्यक्ति को माना जाता है और चीन के राजनीतिक इतिहास का इस वंश के शासन से प्रारंभ माना जाता है। यानी चीन का राजनीतिक इतिहास है वो सांग वंश से शुरू होता है और इस वंश के शासनकाल के दौरान चीन में नर बलि की प्रथा का प्रचलन था और इस प्रकार चीन पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम यदि पूछा जाए तो सबसे पहले शिया वंश, उसके बाद में सांग, फिर चाउ, फिर चिन और फिर हान वंश ने शासन किया था। ये चीन पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है। शिया वंश, सांग वंश, चाउ वंश, चिन वंश और हान वंश। अब आगे है चाउ वंश। चाउ वंश का शासनकाल है वो चीन पर 1120 से 255 बीसी के दौरान रहता है। यानी सर्वाधिक लंबा शासनकाल यदि चीन के राजवंशों की बात की जाए तो चाउ वंश का शासनकाल है वो चीन में सर्वाधिक रहा था, इसलिए सर्वाधिक लंबा शासनकाल है वो चाउ वंश का माना जाता है। चीनी इतिहास का ये प्रथम स्वर्ण युग माना जाता है। चीन के इतिहास में 2 स्वर्ण युग आए थे, उनमें से पहला स्वर्ण युग है वो चाउ वंश के शासनकाल को माना जाता है और इस वंश का वास्तविक संस्थापक है वो वू वांग नामक व्यक्ति था। वू वांग नामक व्यक्ति ने चाउ वंश की स्थापना की थी और चाउ वंश के शासनकाल को चीनी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। चाउ वंश के शासनकाल के दौरान चीन में बहुत सारे साहित्यकार हुए, उन्होंने साहित्य लिखा था और बड़ी मात्रा में साहित्य लिखने के कारण चीन में चाउ वंश का शासनकाल है वो साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। और इसी चाउ वंश के शासनकाल के दरमियान बारूद का आविष्कार हुआ था। मित्रों, बारूद का आविष्कार चीन ने सबसे पहले किया था, तो विश्व को बारूद की देन है वो चीन की मानी जाती है। सामंतवाद का विकास इस शासनकाल यानी चाउ वंश की एक प्रमुख विशेषता थी। यानी सामंती युग है वो चीन का सामंती युग चाउ वंश का शासनकाल कहलाता है। धातुओं का प्रयोग इस समय हुआ था और सिक्कों का प्रचलन हुआ। बैंकिंग व्यवस्था, भूमि सुधार और कागज पर छपाई, ये सभी कार्य है वो चाउ वंश के शासनकाल में शुरू हुए थे। चाउ वंश के बाद में चीन पर चिन वंश का शासनकाल रहता है जो कि 255 से 205 बीसी बहुत ही कम समय तक शासन रहता है। इस चिन वंश का संस्थापक है वो ली शू था और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है वो वांग चेंग था और इस वांग चेंग ने अपना नाम बदल करके शिन हुआंग टी कर लिया था और इसी शिन हुआंग टी ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। और चीन की इस महान दीवार का निर्माण करवाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो चीन की महान दीवार है वो शिन हुआंग टी ने चीन के उत्तर पश्चिम में जो बर्बर जाति थी हुनों के आक्रमणों को, हुन है वो बार बार चीन पर आक्रमण करते थे, उन आक्रमणों को रोकने के लिए शिन हुआंग टी ने इस महान दीवार का निर्माण करवाया था और इसने एक भाषा, एक लिपि व एक समान माप तोल लागू किया था।
चिन वंश के शासक शिन हुआंगटी ने चीन में एक भाषा, एक लिपि और एक समान माप तौल को लागू किया था। और शिन हुआंगटी ने साम्राज्य को एकीकृत किया, इसलिए चीन का बिस्मार्क कहा जाता है शिन हुआंगटी को, या शी हुआंगटी को चीन का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार चीन के एकीकृत साम्राज्य का निर्माता है वो शी हुआंगटी है। शिन हुआंगटी ने चीन के इतिहास में प्रथम बार सामंत व्यवस्था को समाप्त किया। हालांकि चिन वंश के आगे जो वंश आता है हान वंश, इस समय सामंत व्यवस्था वापस शुरू हो जाती है, लेकिन प्रथम बार इस सामंत व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय है वो चिन वंश के शासक शिन हुआंगटी को दिया जाता है। इसके बाद चिन वंश के बाद में चीन पर हान वंश का शासन होता है, और हान वंश का शासनकाल है वो 205 से 220 ईस्वी तक। 205 ईस्वी पूर्व से 220 ईस्वी के दौरान हान वंश का शासन होता है। चीन का द्वितीय स्वर्ण युग है वो हान वंश का शासनकाल कहलाता है। रेशम मार्ग, जो कि चीन से होते हुए मध्य एशिया होकर यूरोप तक जाता था, जिस पर चीन से रेशम का व्यापार होता था यूरोपीय देशों के साथ में, इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। और इस रेशम मार्ग की स्थापना है वो इस हान वंश के शासनकाल में हुई थी। तो रेशम मार्ग है वो चीन से मध्य एशिया होते हुए फारस व यूरोप तक जाता था, और इस मार्ग से चीन से जो रेशम है वो यूरोप तक जाती थी, इसलिए इस मार्ग का नाम है वो रेशम मार्ग पड़ गया। और इस रेशम मार्ग की शुरुआत है वो हान वंश के शासनकाल में हुई थी। और हान वंश के शासनकाल में राजकीय सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत करने का श्रेय है वो हान वंश को जाता है। और इसी हान वंश के शासनकाल में चाय की खोज की गई थी, छापे की कला का विकास हुआ, और बौद्ध धर्म का अत्यधिक विकास है वो हान वंश के शासनकाल में हुआ था। अब चीन की सभ्यता, जो कि पौराणिक सभ्यता थी, उसके अंदर सम्राट की स्थिति क्या थी और उस समय प्रशासन किस प्रकार से चलता था, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चीन में राजा को वांग या स्वर्गपुत्र या मुख्य पुरोहित माना जाता था, और चीन का साम्राज्य है वो प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों को इस समय शैंग कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है वो गांव होता था। गांवों के समूह को हीन कहा जाता था, यानी 5-10 गांवों का समूह है वो हीन कहलाता था। यानी गांव से बड़ी इकाई है वो हीन होती थी, और हीन में 5-10 गांव होते थे। हीन से बड़ी इकाई है वो फू होती थी, और फू में 3-4 है वो हीन होते थे। फू से बड़ी इकाई टाऊ होती थी, और टाऊ में 4-5 फू होते थे। और टाऊ से बड़ी इकाई यानी सबसे बड़ी इकाई है वो प्रांत सेंग होते थे, और इन सेंग में 4-5 है वो टाऊ होते थे। मंदारिन, चीन में जो विद्वानों का वर्ग था, उस विद्वानों के वर्ग को चीनी भाषा में मंदारिन कहा जाता था। अब चीनी सभ्यता के दरमियान महिलाओं की स्थिति क्या रही थी? चीनी समाज में प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सभी सभ्यताओं में हुआ है कि शुरुआत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे है वो गिरती चली जाती। इसी प्रकार चीन में भी महिलाओं की स्थिति प्रारंभ में उच्च थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति में गिरावट आई थी। 195 से 180 ईस्वी पूर्व में साम्राज्ञी लू ने चीन पर शासन किया था, यानी चीन पर महिला ने भी साम्राज्य किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुरुआत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें है वो गिरावट आनी शुरू हुई थी। चीनी साहित्य, चीन की लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। चिंग, चीनी धर्म है ग्रंथ। चिंग है वो चीनी धर्म ग्रंथों को चिंग कहा जाता है, और चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग माना जाता है। चीनी सभ्यता के दौरान विज्ञान में क्या क्या प्रयोग हुए, क्या क्या विज्ञान की देन है चीन की विश्व को। तो बारूद का आविष्कार है वो चीन में हुआ था सर्वप्रथम। कागज़ का आविष्कार हुआ। कुतुबनुमा है वो एक दिशा सूचक यंत्र है, इसका आविष्कार हुआ। रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। छापा खाना, पंचक्की, छाता यानी अम्ब्रेला, चप्पल, स्लीपर, जल घड़ी, इन सभी का आविष्कार है वो विश्व को चीन की देन है। चीनी धर्म, हान वंश के सम्राट मिंग टी ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इससे पहले चीनी सम्राट है वो
बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। इस हान वंश के सम्राट मिंग टी के समय में कश्यप मातंग और धर्मरक्षक नामक बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो व्यक्ति थे, जो भारत से मध्य एशिया गए थे और वहाँ से मध्य एशिया से चीनी सैनिकों ने उनको चीन लेकर गए थे और वहाँ इन दोनों ने, कश्यप मातंग और धर्मरक्षक ने, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और चीन में पेकिंग के निकट शयन करते हुए यानी सोते हुए बुद्ध का मंदिर है, जिसे पैगोडा भी कहा जाता है, और इसे फर्ग्यूसन ने चीन की सर्वोत्तम वास्तु कलाकृति के नाम से विख्यात यानी प्रस्तुत किया है। ओरेकल बोन, चीन में जो अभिलेख लिखे गए हैं हड्डियों पर, उन हड्डियों पर लिखे हुए अभिलेखों को चीनी भाषा में ओरेकल बोन कहा जाता है। हान वंश का काल है वो चीनी चित्रकला की उन्नति का युग था। हान वंश का शासनकाल जिस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान जहांगीर का शासनकाल है वो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, उसी प्रकार हान वंश के काल को चीनी चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। चीन की महान दीवार का निर्माण है वो चिन वंश के सम्राट शिन हुआंगटी ने करवाया था। इस दीवार का निर्माण चीन के उत्तर पश्चिम में किया गया था और चीन से उत्तर पश्चिम में जो बर्बर जाति थी हूण, वो बार बार चीन पर आक्रमण करती थी। इस आक्रमण को रोकने के लिए चिन वंश के सम्राट शिन हुआंगटी ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था और इस दीवार की लंबाई है वो 1500 मील है, दीवार की चौड़ाई 20 फीट है और दीवार की ऊंचाई है वो लगभग 22 फीट है। यानी इस दीवार पर 3-4 घुड़सवार है वो साथ साथ दौड़ सकते हैं। वाल्तेर ने इस दीवार की तुलना मिस्र के पिरामिडों से करते हुए लिखा है कि इस दीवार की विशालता के आगे मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी चींटियों के घर लगते हैं। यानी इतने छोटे हैं ये पिरामिड इस दीवार की तुलना में, कि वाल्तेर जो फ्रांसीसी दार्शनिक था उसने लिखा है कि इसकी विशालता के आगे मिस्र के अद्भुत पिरामिड चींटियों के घर लगते हैं। हान वंश का प्रसिद्ध चित्रकार है वो कुनाई चीह था। हान वंश जो कि चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है चीन में, उस हान वंश का प्रसिद्ध चित्रकार है वो कुनाई चीह था। चीनी परिवार है वो पितृसत्तात्मक थे। जिस प्रकार भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार है वो मातृसत्तात्मक थे, उसी प्रकार चीनी परिवार है वो, चीनी सभ्यता के परिवार है वो पितृसत्तात्मक थे। चीनी लोग है वो वज्रमणि को संगीत पत्र कहते थे, क्योंकि इस वज्रमणि को आपस में टकराने पर यह संगीत की धुन निकलती थी, इसलिए वज्रमणि को चीनी लोग है वो संगीत पत्र कहते थे। पतंग और भूकंप लेखी का आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। चीनी लोगों का दशमलव का ज्ञान नहीं था, लेकिन शून्य का ज्ञान, चीनी लोगों को दशमलव का ज्ञान था लेकिन शून्य का ज्ञान नहीं था, क्योंकि शून्य का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया था। शून्य की देन विश्व को भारत की है, लेकिन दशमलव का ज्ञान चीनी लोगों को था और धीरे धीरे बाद में भारत से अरबों के पास में शून्य का ज्ञान गया और अरबों ने इसे यूरोप में फैलाया था। तो विश्व को शून्य की देन भारत की है, लेकिन चीनी लोगों की देन है वो दशमलव की है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।